अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म सेहतयाब हो गए, कोरोना की अलामात ख़त्म हो गई हैं, सरकारी उमूर निपटाना शुरू कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वबाई मर्ज से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं, साथ ही हफीज़ शेख फारिग हो चुके हैं और हम्माद अज़हर की बतौर वज़ीर ख़जाना तकर्री का नोटिफिकेशन जारी हो गया फाइनली, जिसकी खबर कल हमने दी थी प्रोग्राम में। साथ ही साथ साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख को भी कोरोना वायरस हो गया है, वो भी कोरोना वायरस में मुब्तला हैं। हम्माद अज़हर ने साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख की कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक की आज, और साथ ही अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने ये तस्दीक की। और साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आज साबिक चेयरमैन के इलेक्ट्रिक ताबिज गौहर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मावन खुसूसी पेट्रोलियम मुकर्रर कर दिए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी तब्दीलियाँ काबीना में मुतवक्के हैं और बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम तर मुशावरत मुकम्मल कर ली है और अब से कुछ ही देर में जो है वो किसी भी वक्त ये पता चल जाएगा, ऐलान हो जाएगा, बिग अनाउंसमेंट सामने आने वाली है जिसमें बताया जाएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री किसको दी जा रही है। और मुतवक्के जो कलमदान में तब्दीलियाँ हो रही जिन कलमदानों में वो उनमें अगर कहा जाए कि इत्तलात की वजारत है, उसके अंदर कश्मीर के हवाले से बात हो रही है, कश्मीर कमेटी के हवाले से उसमें बात हो रही है जी, वज़ीर दाखिला की बात हो रही है, उसमें और भी दूसरी वजारतें हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो तब्दील होंगे, कुछ लोग बिल्कुल आउट होंगे, कुछ नए नामों के ऊपर गौर किया गया है। और बाहमी मुशावरत करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने अपने अहम लोगों के साथ ये तय किया है कि जी किन किन को जो वजारतें मिलेंगी। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पीडीएम कायम है और रहेगी। नैप अपोजिशन को दबाने के लिए बनी थी। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब पलट गए, बिल्कुल आज मुख्तलिफ दे दिया है मौक़िफ़। कल कह रहे थे कि जी नून लीग के हवाले से ये मौक़िफ़ मतलब नून लीग दे रही थी जो कि शाहिद खाकान अब्बासी के थ्रू दिलवाया गया था कि, और इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी दिया था कि पीपल्स पार्टी जो है उसने पार्लिमानी सियासत और पार्लिमानी उमूर की सियासत को जो है वो वायलेट किया है, उसकी खिलाफ वर्जियाँ की हैं। लेकिन आज कह रहे हैं कि जी पीडीएम कायम है और रहेगी। साथ ही कैमरे लगाकर अदालती कार्रवाई अवाम को क्यों नहीं दिखाते, ये भी कह रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद भी की, हुकूमत ने खुद वैक्सीन नहीं खरीदी, इस पर भी बात हुई। साथ ही पीपल्स पार्टी कह रही है कि ईद के बाद पंजाब में इन हाउस तब्दीली लाएंगे, लेकिन मैं सुन रही थी कि पीपल्स पार्टी ने तो ये कह दिया कि लाएंगे, लेकिन तारड़ साहब ये कह रहे थे आज और बड़े ही कैटेगोरिकली कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने कह दिया तो ये कोई इतनी कोई बड़ी अहम खबर नहीं है, ये अगेन ज़िक्र ख़ैज़ बात है हमारे लिए, क्योंकि पहले नंबर्स बताएं, नंबर्स क्या हैं। ईद पर पंजाब में अगर इन हाउस तब्दीली का तोहफ़ा देने की बात हसन मुर्तज़ा कर रहे हैं तो तारड़ साहब ने ये बहुत कैटेगोरिकली पूछा कि भाई किस तरह से नंबर्स क्या होंगे, और अपने वज़ीर आला लाने का ऐलान अगर पीपल्स मुस्लिम लीग नून पंजाब से करती है तो क्या पीपल्स पार्टी इस पर साथ देगी, ये भी एक सवाल है। तो बहरहाल जी शहबाज शरीफ ने भी पंजाब में इन हाउस तब्दीली के हवाले से लाइलमी का इजहार किया है आज, क्योंकि वो उनकी भी पेशी थी और उनसे जब पूछा गया तो उनका कुछ नहीं पता। दूसरा, शेख रशीद साहब कह रहे हैं ये काबीना इजलास जो है वो जुमरात को तब्दीलियों का पता चलेगा और उस्मान बुज़दार के खिलाफ तरीके अदम एतमाद नज़र नहीं आ रही, और अगर होगी भी तो कामयाब होती भी नज़र नहीं आ रही। क्या ऐसा होगा या नहीं, शेख रशीद साहब की प्रेडिक्शंस कितनी जो है वो कंप्लीट हैं, वो कितनी ज़्यादा जो है वो यकीनी तौर पर ख़ास तौर पे अगर जो उनकी प्रेडिक्शंस हैं वो कितनी सही होती हैं कितनी गलत, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहरहाल हम्माद अज़हर साहब की थोड़ी सी बात कर लूँ, जिनको दोबारा से ये कलमदान सौंपा गया है। हम्माद अज़हर साहब कौन है जी? हम्माद अज़हर किन किन ओहदों पर फाइज रहे हैं, थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने पर हम्माद अज़हर को मुशीर रेवेन्यू तैनात किया गया। उसके बाद हम्माद अज़हर वज़ीर से सनत व पैदावार बनने से कबल वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर भी थे। बजट की तैयारी में मुआवनत पर हम्माद अज़हर को वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बना दिया गया। उसके बाद हम्माद अज़हर साहब को जो है वो थोड़ी सी अगर हम उनकी बात कर लें और उनके हवाले से बात करें तो हम्माद अज़हर ने बैरून मुल्क से कानून के साथ मईशत के शोबे में आला तालीम हासिल की है और काबीना डिवीजन ने वफाकी वज़ीर बराए रेवेन्यू हम्माद अज़हर को वज़ारत ख़जाना का कलमदान सौंपे जाने का ये नोटिफिकेशन जारी किया है। और इससे कबल माली साल 2019-20 और 2020-21 के लिए भी बजट पेश कर चुके हैं हम्माद अज़हर साहब ही। सो ये बार बार चेंजेस क्यों और किस वजह से, इसके ऊपर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। वेल, बिफोर गोइंग टुवर्ड्स माय पैनल, और जी मेरे पास हमारे पास आज पैनल होगा अगेन, जैसे कल हमारे शो में पैनल में मेहमान मौजूद थे, उनका तारुफ कराऊँ इससे पहले जी मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। विल बी राइट बैक आफ्टर इट।
वेलकम बैक नाज़रीन, और मेरे मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मैं अपने पैनल की तरफ जाती हूँ। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया अदील अहमद ने, एमपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच अदील फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही बैठे हैं सराब खान सरकी साहब हैं, एमपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सराब खान सरकी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ हमें ज्वाइन करें ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के इकबाल जफर झगड़ा साहब, साबिक गवर्नर भी रहे हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ इकबाल जफर झगड़ा साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके अदील, मैं अदील आपके तरफ आऊंगी। सबसे पहले काबीना में तब्दीलियां हो रही हैं, वजीर आजम नई टीम लाने का फैसला कर रहे हैं। फिर एक मरतबा क्या पुरानी टीम जो है वो चीज़ों पे काबू नहीं पा सकी जिस तरह से चीज़ें करनी थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, जो अभी तब्दीली हुई है कैबिनेट के अंदर, वो तो इस वजह से हुई है कि जो हमारे वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख साहब थे, वो पहले SAPM थे और उनको 6 महीने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने वजारत का उनको दिया था अहदा, और कानूनी तौर पर 6 महीने बाद उनको या तो किसी सीट से इलेक्ट करवाना या सेनेट में इलेक्शन के ज़रिए उनको लाना ज़रूरी था, जो कि वो सेनेट के अंदर कामयाब नहीं हो सके। तो कानूनी तौर पर ज़रूरी था कि उन वजारत ख़जाना का कलमदान जो है वो किसी और को सौंपा जाए। अच्छा। तो कैबिनेट के अंदर चूँकि हमाद अज़हर साहब यंग, एनर्जेटिक और क्वालिफाइड और थॉरो प्रोफेशनल वज़ीर हैं, और उन्होंने असिस्ट भी किया है हफीज़ शेख साहब को वजारत ख़जाना में, बजट भी पेश किए हैं, उनका एक्सपीरियंस भी है, तो उनको सबसे मौजू समझकर उन्हें जो है वो वजारत ख़जाना का कलमदान दिया गया। दीगर जो चेंजेस हैं वो रूटीन चेंजेस हैं, और वज़ीर आज़म साहब का इस्तेहकाक है, उनका जो है इख्तियार है कि वो किसी को किसी एक खिलाड़ी को एक पोजीशन पर समझते हैं कि वहाँ नहीं उसको खेलना चाहिए, उसको दूसरी जगह पे परफॉर्म करना चाहिए, तो वो रीशफलिंग भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं ऑल टुगेदर, नए लोग भी ला सकते हैं, पुराने को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कोई एज सच कोई परेशान कुन या वो परेशानी वाली बात नहीं है। जो वज़ीर आज़म साहब बेहतर समझते हैं कि जिस खिलाड़ी को जिस पोजीशन पे खिलाना ज़्यादा बेहतर है, वो उसको उस पोजीशन पर तैनात करें। अच्छा, 6 महीने पहले लेकिन हफीज़ शेख साहब जब खुद जाने की बात कर रहे थे तो उनको रोका गया था कह के कि वो बड़े कॉम्पिटेंट और बड़े काबिल एतबार और बड़े ही अच्छे इंसान हैं, और ख़ासतौर पे कॉम्पिटेंसी के हवाले से, और वो कर लेंगे मैनेज। तो फिर ये इसके बाद क्यों फैसला करना पड़ा? दूसरा ये भी सवाल उठा रहे हैं लोग कि अभी सेनेट के लिए वो इतने अच्छे कैंडिडेट थे, उस वक्त भी बड़ी तारीफ हो रही थी, फिर एकदम से हटाना और फिर सारी चीज़ें होना इस तरह से, क्या क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए, बड़ी सिंपल सी वजह है, मैं बयान भी कर चुका हूँ कि कानूनी तौर पर 6 महीने के लिए उनको वज़ीर का दर्जा दिया गया था, और उस 6 महीने के पीरियड के अंदर अंदर उन्हें या तो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़वा के ला सकते थे दोबारा, या सेनेट के इलेक्शन में वो कामयाब होते तो वो दोबारा वज़ीर अच्छा, यानी कि रह उनकी सकते थे। कारकर्दगी से इसका मुतमईन थे? कारकर्दगी से कोई ताल्लुक कारकर्दगी नहीं ठीक थी है। उनकी? माशी टीम ने ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है ओवर द पीरियड ऑफ तो वजीर 2.5 इत्तलात क्यों कह years। रहे हैं कि ये जो महंगाई हुई है, ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, वो उसको बेहतर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए इस वजह से कलमदान में तब्दीली है? शिबली फराज साहब ने ये क्यों कहा मैंने है? शिबली फराज साहब के बयान सुना नहीं है, अगर उनका इस तरह का कोई बयान है तो उन्होंने ज़ाती हैसियत में दिया होगा। ज़ाती हैसियत में वो लेकिन वजीर इत्तलात है हुकूमत के, इसको उन्होंने, ऊपर से दे ऑफिशियल। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस उस पे दिया है, क्या किस सिचुएशन में या किस उसमें सरकमस्टांसेस में उन्होंने ये दिया है बयान, बट हफीज़ शेख साहब की कारकर्दगी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक उस कानूनी उससे है, मजबूरी से है। अच्छा। कि वो वज़ीर रह नहीं सकते, अब उनकी जगह किसी और को बनाना ज़रूरी है, तो इस वजह से जो है वो उनको किया गया। दूसरी बात, हाँ। मैं इधर एक और चीज़ जो है वो आपके तवस्सुत से, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आवाम को याद दिलाना चाहता हूँ कि हफीज़ शेख साहब पे ऑपोजिशन ने बड़ी तनकीद की कि ये IMF के वज़ीर हैं, और इमरान खान साहब ने IMF के कहने पे वज़ीर को इनको वज़ीर लगाया है, और इमरान खान साहब ने जो है उन्हें ख़ुद से नहीं लगाया, IMF के बंदे को लगाया। तो अब मेरे ख्याल से ऑपोजिशन के पास इसका क्या जवाज़ है मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब जो है वो IMF के वज़ीर लगा रहे हैं, तो वो इतने ताकतवर हैं कि वो IMF के बंदे को हटा भी रहे हैं। तो वो हटा भी सकते हैं उनको, ये भी उनकी इख्तियार या उनका पावर्स कह लें, तो ये भी अब ऑपोजिशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
अच्छा ठीक है सर, इशराक खान चक्की साहब आपकी तरफ आऊंगी। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि शिबली फराज साहब कल स्टेटमेंट कुछ और दे रहे थे और आज कुछ और स्टेटमेंट दिया जा रहा है हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से कि जी कानूनी तौर पर इस मामले को हैंडल किया गया है 6 महीने की वजह से, जो उसमें वो बता रहे हैं मामला है सुकम है। तो अच्छा आप समझते हैं कि ऐसे ही है? और दूसरा, अगर दूसरे लोग आ जाते हैं हम्माद साहब के हवाले से, हम्माद अजहर के, हमने भी इनिशियल में पूरा उनके हवाले से ब्रीफ हिस्ट्री उनकी बताई कि किस किस तरह से उनको लाया गया, दोबारा फिर हटाया गया, फिर लाया गया, फिर बजट भी पेश कराए उनसे गए और अब दोबारा उनकी पोजीशन बन गई है जिस तरह। आप समझ रहे हैं कि इससे कुछ वाकई तब्दीली आ जाएगी? और चूंकि कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि हफीज शेख साहब को हटाना जो है वो पीडीएम की कामयाबी है, तो डू यू रियली थिंक इससे कुछ चेंजेस होंगी? देख, बात यह है कि अदील भाई ने जो कहा, मैं तो इनसे बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ। ये एक ऑर्डिनेंस भी किया था, आपको पता है कि स्टेट बैंक के हवाले से और बहुत सारे इश्यूज थे, और हमने तो पहले ही ये कहा था कि ये पूरा जो भी हुकूमत चल रही है वो चल रही है आईएमएफ के कहने पे, और पूरा तबाह कर दिया मुल्क को, महंगाई हो गई है और आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। और उसमें यही कहा जा रहा था कि ये पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी वज़ीर रहे, लेकिन ये है कि उस वक्त जब ये वज़ीर थे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी थे, और उन्होंने पूरा कंट्रोल किया हुआ था बहुत सारी चीज़ों पे। अब ये मेरे ख्याल में कोई ऐसा, जो अदिल भाई बता रहे हैं, मैं एक सीनियर पार्लियामेंटियन के हवाले से अगर ये उनको रखना चाहते थे कोई मसला नहीं, एक सेनेटर को इस्तीफ़ा दिलवा के खैबर पख्तूनख्वा से वहाँ सेलेक्ट करवा सकते थे, उसमें तो एक हफ्ते का पीरियड भी बहुत कम है। बाकी ये है कि ये ज़ाहिर है कोई बड़ा ब्लेंडर हुआ है, और इस तरह आपको पता है कि पेट्रोलियम में भी कितने वजीर तब्दील हुए हैं, हेल्थ में कितने तब्दील हुए हैं। मेरे भाई ये क्रिकेट नहीं है, ये लोगों की ज़िंदगी और मौत का मसला होता है, और इस तरह थोड़ी है कि कोई खिलाड़ी तब्दील कर दिया, खिलाड़ी तब्दील कर दिया। अभी खिलाड़ी से बाहर निकल के आए, हुकूमत जिस तरह चलती हैं, हुकूमत जिस तरह परफॉर्म करती हैं, एक तरीक़ेकार होता है। जिस तरह खिलाड़ी अच्छे खेलते हैं, इसी तरह अच्छे आपको सियासतदान भी चाहिए और माशी माहिर भी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर को विजन होना चाहिए। और जो मतलब ऐसे थोड़ी है कि आप 6 महीने के लिए तब्दील कर रहे हैं और ये फिर उसका भी ये क्रेडिट ले रहे हैं। देखें, ये आईएमएफ का कहते थे, हमने आईएमएफ का भी हटा दिया। देखें, ये हटाना कोई मकसूद नहीं है, लेकिन ये तो आप लोग कहते एक्शन थे भी तो ना होना चाहिए कि आईएमएफ का बंदा है, हफीज शेख पाकिस्तानी तो नहीं है, वो तो बाहर से आया है, बाहर से पैराशूटर एक एंट्री है, ये आप लोग तो ये कहते रहे। तो अगर हटा दिया पीएम ने तो फिर इट मींस के क्रेडिट भी देना चाहिए। नहीं नहीं, ये कोई क्रेडिट की बात ही नहीं है। आपको ऑर्डिनेंस का मालूम नहीं है, आप तो खुद मीडिया में, आप और इशू आपको मालूम नहीं है। मैं तो आपको क्लियर बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो मतलब ऐसे हो रहा था, वो आईएमएफ के थे, इसलिए तो ऐसा ऑर्डिनेंस लेकर आए कि पूरी स्टेट बैंक आईएमएफ के हवाले कर रहे थे। फिर इस स्टेट का या इस मुल्क का क्या बचता? अगर आप अपनी स्टेट बैंक की किसी मतलब इदारे के हवाले कर दें तो ये, और आपको पता है कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से सदर पाकिस्तान ने जो मेंबर नॉमिनेट किए वो आपको पता है। फिर इन्होंने जस्टिस ईसा काजी के खिलाफ जो रेफरेंस किया उसका आपको मालूम है, उनकी कॉम्पिटेंसी का मालूम है। आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की समरी मूव की, उसकी कॉम्पिटेंसी का मालूम है। अब क्या क्या आपको मैं गिनवाऊँ, इनसे काम होता नहीं है। अब जाहिर है इनको पता ही नहीं है ऑर्डिनेंस बन रहे हैं, क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, और जब बाद में पता चलता है तो प्राइम मिनिस्टर साहब को यही टीवी से पता चलता है बहुत महंगाई हो गई है, वो उनको टीवी से पता चलता है कि ये पेट्रोल महंगा हो गया है। तो इस तरह हुकूमतें नहीं चलती हैं, बहुत बड़े मसले हैं और अब ये चल रहे हैं जब तक चल रहे हैं, लेकिन ये मुल्क का जो है ना वो बहुत ही बुरा हाल होता जा रहा है दिन ब दिन। ठीक है, मुल्क का बुरा हाल होता जा रहा है, आप ये समझ रहे हैं। इकबाल जफर झगड़ा साहब आपकी तरफ आऊंगी। सर ये बताएं, जैसे कि अब देख रहे हैं हम काबीना में तब्दीलियां हो रही है, पीडीएम इसकी मुबारकबाद भी ले रही है कि हफीज शेख साहब चले गए हैं, लेकिन ये वही हफीज शेख साहब थे जब ये आए थे तब भी आप लोग कहते थे कि जी ये तो आईएमएफ के स्पोक पर्सन है, ये पीटीआई की हुकूमत के स्पोक पर्सन नहीं है, और ना ये फाइनेंस उस हवाले से कभी भी हुकूमत को या फिर मुल्क को फायदा दे सकेंगे या फिर मईशत को उस तरह से फायदा दे सकेंगे जिस तरह से होना चाहिए। आप इसको किस तरह से देखते हैं? और मजीद भी अगर तब्दीलियां हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि इससे कुछ बेहतरी आ सकती है? कुछ पॉजिटिव होप है कोई?
इकबाल जफर झगड़ा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप हमें सुन सकते हैं? अच्छा, दे मस्ट बी सब टेक्निकल ग्लिच। हम दोबारा कोशिश करते हैं कि उनसे रब्ता करें एंड देन आई रिपीट माय क्वेश्चन कि जी जिस तरह से सारी चीज़ें हैं ख़ास तौर पे। और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि ना सिर्फ तब्दीलियों की बात हो रही है बल्कि जुमरात को बताया जा रहा है कि काबीना के इजलास में तब्दीलियों का इम्कान है और अनाउंस भी होगा। अच्छा, ना सिर्फ वफाकी सतह पे बल्कि सूबाई सतह पे भी फर्स्ट को जो अभी काबीना का इजलास बुलाया गया है सीएम साहब की तरफ से, उसमें हम ये भी सुन रहे हैं कि वहां पर भी तब्दीलियां हो रही हैं। अगर वहां तब्दीलियां हो रही हैं तो सब मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपसे पूछूंगी इस पे कि आप कह रहे हैं कि तब्दीलियां कोई बच्चों का काम नहीं है कि जी नंबर्स चेंज हो जाएं या कलमदान तब्दील कर दिए जाएं, तो सूबाई सतह पे भी हम सुन रहे हैं कि तकरीरी तब्दीलियां होने वाली। देखिए, हमारे तो दो, एक तो वजीर हमारे इत्तेफाक से इंतकाल कर गए, दूसरा हमारे एडवाइज़र थे वो इंतकाल कर गए, और काफ़ी मतलब लोग जो है वो इंतकाल की वजह से जो है वो जगहें खाली भी हैं कैबिनेट में, आपको भी मालूम है। दूसरा ये है कि हमारा जो सिलसिला है वो कोई नया नहीं है, जिस तरह सब कहते हैं। हम यहाँ पर 2008 से हुकूमत में हैं, ठीक है, और उसमें जो वज़ीर काफ़ी लंबा टाइम भी वज़ीर रहे हैं और उनकी जिनकी कारकर्दगी अच्छी हुई है, आपको पता है कि वो तीसरी मरतबा भी कैबिनेट के मिनिस्टर रहे हैं और कंटिन्यूसली वो वज़ीर बनते हुए आ रहे हैं। बाकी ये है कि बिल्कुल मैं इस पर एग्री करता हूँ अदील भाई से 100%। ये प्रोग्रेटिव है चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, कब भी चाहें वो अपना बताएं। मेरे ख्याल में हमारी जो तब्दीली है वो लॉन्ग टर्म की वजह से हो सकता है, कोई एक आगे पीछे करें या ये चीफ मिनिस्टर की ये सवाबदीद है। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं इकबाल जफर झगड़ा साहब, उनकी तरफ जाती हूँ। इकबाल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, लेकिन अभी तक तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट से अच्छा, चले अब आपको मेरी आवाज आ रही है, ठीक है। अच्छा, इकबाल जफर झगड़ा साहब, मुझे बताइएगा कि जैसे कि तब्दीलियां हुई है काबीना में, हम देख रहे हैं वजीर आजम की नई टीम भी आ रही है, मईशत के हवाले से जो खास कर बड़ी तब्दीली आई है जिसपे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ट्वीट किया और कहा कि जी पीडीएम की ये कामयाबी है, ये तब्दीली जो आई है हमाद अजहर साहब की सूरत में। आप लोगों को भी क्या ये लगता है और क्या आप लोग पॉजिटिव हैं इस हवाले से कि अगर ये चेंजेस आई है तो कुछ बेहतरी होगी? अब देखिए जी, जहाँ तक बिलावल साहब की बात है कि ये पीडीएम की कामयाबी है, तो वो इसी लिहाज से उसने कहा है क्योंकि पीडीएम ने जो एक प्रोग्राम के तहत आवाज उठाई थी वो इसीलिए थी कि हमने कोई यह नहीं कहा कि जी हमने मुल्क में कोई अफरा तफरी मचानी काम करना, बल्कि सिस्टम को ठीक करने की बात हो रही थी और रियल डेमोक्रेसी की बात हो रही थी। तो उसमें जब हालात को देखकर ये इतने बिगड़ गए हैं तो मौजूदा हुकूमत को भी एहसास कि ये जो चीजें हो रही हैं और आवाम की जो हालत बन चुकी है और उधर से जो आवाम की तरफ से आवाजें आ रही थी, तो नेचुरली फिर उनको पीडीएम का जो फॉरम था उसकी तरफ से जो प्रोग्राम सामने नजर आया, तो इनको कहीं जाकर एहसास हुआ कि हमने अगर अपने आप को ठीक ना किया तो ये तो मामलात खराबी की तरफ जा रहे हैं। तो ये मैं यकीनन कह सकता हूँ कि ये पीडीएम की कामयाबी जरूर है और इंशाल्लाह पीडीएम की ये तो एक छोटी सी कामयाबी है, आगे जो होने जा रहा है और एक मस्बत तब्दीली की तरफ बात हो रही है, वो इंशाल्लाह रवां है। अच्छा, ठीक है, मैं अदिल आपकी तरफ आऊंगी। आपको लगता है जो भी सुराब सरकी साहब भी कह रहे थे कि जी चेंजेस करने से इस तरह कुछ नहीं होता एंड यू शुड हैव टू टेक इट ऑन अ सीरियस नोट, जो सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने नहीं ली हैं, खासतौर पे ऑर्डिनेंस की जो बात हो रही है, डेफिनेटली बात है स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी के हवाले से बात है उसमें तो तहफ़्फ़ुज़ात आपकी अपनी काबीना में भी पाए जाते हैं। देखिए, मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नैरेटिव से इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि मुझे लॉजिकली करेक्ट नहीं लगता ये। मुझे नहीं समझ आती कि हफीज़ शेख साहब पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तनकीद करने का जवाज़ कैसे बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में वो ख़ुद भी वज़ीर ख़जाना रहे।
तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि IMF का बंदा है या कोई ठीक बंदा नहीं है या उसकी वजह से कोई ख़राबी आई है, तो उन्होंने भी अपने दौर में गलत आदमी को लगाया था। तो आप लोगों ने उनसे मुतासिर होकर लगा लिया फिर गलत आदमी को? नहीं, मैं तो उनके इनके आर्गुमेंट को लॉजिकली वो कर रहा हूँ कि लॉजिकली उसको अगर हम देखें तो ये करेक्ट नहीं है। अच्छा। दूसरा, इन्होंने तनकीद की कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं या माशी टीम जो है या फिर काबीना के मेंबरान जो हैं उनको रीशफल नहीं करना चाहिए या उनकी तब्दीली जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। तो अगर वो नहीं होनी चाहिए तो सिंध के जो वज़रा हैं नासिर शाह साहब जो है वो कभी बल्दियात पे होते हैं, कभी उनसे ले लिया जाता है, कभी सईद गनी को बल्दियात दे दिया जाता है, कभी जो है वो वजारत जो तालीम है वो एक से लेकर दूसरे को दे दी जाती है। तो यहाँ पे भी जो सिलसिला है सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह का, वो सिंध गवर्नमेंट में जो है वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है। और वो परफॉर्मेंस भी आपके सामने है कि कौन कहाँ क्या परफॉर्म कर रहा है। जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट की डिलीवरी की बात है या सीरियस लेने की जो बात है, तो फेडरल गवर्नमेंट की जो सीरियसनेस है वो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो हम जिस हालत में हमने ये मुल्क इनहेरिट किया था, जिन हालात में, जिन माशी बहरान में या आप ये कहें कि बैंकरप्सी की हालत में हमने ये मुल्क इनहेरिट किया था, आज अल्लाह के फजल करम से आज हमारे तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर डायरेक्शन में, ख़राब नहीं है, वो पस्ती की डायरेक्शन में नहीं है, वो इम्प्रूवमेंट की डायरेक्शन में है। हमारी सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। जो $20 बिलियन का खसारा ये छोड़कर गए थे, वो खसारा हमने ना सिर्फ ख़त्म किया बल्कि हम उसको सरप्लस में लेके गए। जो इम्पोर्ट्स को ये नीचे छोड़ के गए थे, हमने वो इम्पोर्ट्स बढ़ाई हैं, हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं, इम्पोर्ट्स को हमने कम किया है। हमने जो है वो जो महंगे मुआहदे बिजली के ये करके गए थे माजी की ये हुकूमतें, कि जो बिजली की तो बात ना करें, आप लोग जो बिजली के साथ कर रहे हैं और जो करने जा रहे हैं आगे भी, मुझे तो आप लोग नहीं, बात ना करना जो है ये तो कोई इसकी कोई तुक नहीं बनती। बात करने से पता चलेगा कि आप ठीक बात कर रहे हैं या मैं ठीक बात कर रहा हूँ। अगर बात करूंगा तो पता चलेगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो लॉजिकली ठीक है या जो ऑपोजिशन पहुंचा दिए आपने, आपको मालूम है। मैं आपको तफसील, मैं आपको इस पे बताने के लिए तैयार हूँ। मैं बता रहा हूँ, अगर आप जो है वो मौका दें, बिल्कुल आवाम तक भी ये बात जानी चाहिए कि बिजली के जितने मुआहदे माजी की हुकूमतें करके गई, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें बिजली के मुआहदे करके गई IPPs के साथ, वो मुआहदे रिविजिट किए। उन मुआहदों के रिविजिट करने से 2000 अरब रुपए का जो है वो कंसेशंस जो है हमारी गवर्नमेंट ने इस आवाम को दिए, जिसका जो अफेक्ट है वो ऑब्वियसली ट्रांसलेट होगा, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। दूसरा, जो आपने गैस के मुआहदे किए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, उस गैस के मुआहदे उनको रीनेगोशिएट करके उनकी प्राइसेस को हमने कम किया है। जिस वक्त वो मुआहदे किए गए वो रीजन के सबसे महंगे तरीन मुआहदे थे, हमने उसको रिविजिट करके उन मुआहदों को कम किया। जो सोलर के, जो रिन्यूएबल एनर्जी के मुआहदे माजी की हुकूमतें 20 से 25 सेंट्स में उन्होंने किए, वो हमने रीनेगोशिएट करके 6 पे उसको लेकर आए। तो ये सारी चीजें जो है वो करेक्टिव मेजर्स ये गवर्नमेंट ले रही है। अगर करेक्टिव मेजर्स ले रही है, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, फिर एक के बाद एक वजीर घर क्यों जा रहा है? मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि आपने उनके सारे मुआहदे खत्म कर दिए, गैस को और महंगा कर दिया, LNG की जहां बात करें वो आपने महंगी कर दी। IPPs की जो आप बात कर रहे हैं, चले आपकी अपनी बात कर लेते हैं। IPPs की लिस्ट आपने जारी करनी थी ना, कहाँ की? आप तो कह रहे थे कि हम तो एक्सपोज करेंगे, IPPs की लिस्ट जारी करेंगे। आज 2.5 साल हो गए, आपने नहीं की। मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपका मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो मेरे ख्याल से दिमागी तवाज़ुन शायद उनका ठीक नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि हमने मुआहदे महंगे किए हैं। ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि इन्होंने जो महंगे मुआहदे किए उनको रीनेगोशिएट करके 20 से 25 सेंट को हम लेकर आए 6 सेंट के ऊपर। इन्होंने जो महंगे मुआहदे बिजली के किए IPPs के साथ, उसको रीनेगोशिएट करके हमने कम किए हैं। जो IPPs आप ये कह रहे हैं कि हमने 50% जो IPPs हैं उनको हमने उनको वो किया, और जो बाकी 50% है वो आइंदा आने वाले 12 से 18 महीनों में उनके साथ रीनेगोशिएशन होगी। जो पुराने प्लांट्स थे, जो पुराने आपके इनएफिशिएंट और जो ज़्यादा खर्चे वाले प्लांट्स थे, 50% हम क्लोज डाउन कर चुके हैं। आइंदा आने वाले वक्त में वो मज़ीद भी हम उसको क्लोज डाउन करके हम बाकी एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, जो कि ना सिर्फ सस्ती होगी बल्कि क्लीन एनर्जी भी होगी। तो मेरे ख्याल से आपको अगर फिगर्स और वो चाहिए तो मेरे पास उसकी कंप्लीट डिटेल्स हैं
मैं आपको रिटर्न में भी प्रोवाइड कर सकता हूँ और मैं आपके लिए बताने आप के लिए तैयार हूँ। लेकिन पहले पूरा एक शो करना है, उस पे मैं तैयार उमर हूँ अयूब बताने साहब के को खास उमर अयूब साहब कह रही हूँ, सॉरी, मैं जो उनको हटा दिया गया है खास तौर पे अभी। और दूसरी चीजें मैं इस पे बात कर रही हूँ, मैं पहले सुराब खान सरकी साहब की तरफ से, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, बार बार प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि वी हैव टू कंप्लीट इट, टाइम 2 मिनट रह गए खाली। सुराब साहब बताएं, जो सारी चीजें कह रहे हैं आपको ये लगती है? देखिए मैं तो बिल्कुल टोटली डिसएग्री करता हूँ। अरबों खरबों रुपए के डॉलर के कर्जे चढ़ गए। दूसरा ये मुझे मेरे भाई हैं, अब हैं जूनियर, मैं इनको बताऊं, एक ऐसी स्कीम बता दें पावर सेक्टर में, कोई रोड सेक्टर में, या कोई कराची की एक बड़ी कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें कोई, इन्होंने कोई एक कहें कि भाई हमने ये 3 साल में बाकी ये पुराने जो हैं वो कंप्लीट करने जा रहे हैं, उनको रिविजिट कर रहे हैं, उनको सस्ते कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कोई एक बता दें कोई, इन्होंने पहले जो इन्होंने किया था एक BRT जिसपे अभी तक वो इशू चल रहा था, वो भी जब वो पेशावर की के अंदर उन्होंने किया, जब वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत थी। लेकिन पूरे पाकिस्तान में एक बता दें कि हमने ये काम किया है। ये जितने भी काम हैं पूरे ये कह रहे हैं कि हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, ये पुरानी हुकूमतों के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं या उसके बाद नून लीग के हैं। और बिल्कुल इकनॉमी तबाह हो गई है। इतना कर्ज पूरे 70 साल में नहीं लिया कि गवर्नमेंट्स ने, जिन्होंने ये 2 साल के अंदर लिया। और ये कहते हैं कि ये हमने सारे कर्ज जो हैं ये हमने उतारे हैं जो पिछली गवर्नमेंट है। जाहिर है वो किसी के जाती बाप दादा के कर्जे तो नहीं थे, हुकूमत के कर्जे थे, हुकूमतें लेती हैं। अब इन्होंने लिए हैं, अब अगली जो हुकूमत आएगी वो उसको भुगतेगी, वो उसको देगी वापस करने। ये कौन सा कमाल हो गया कि हमने बेहतरी की है? मुझे बताएं किस सेक्टर के अंदर उन्होंने बेहतरी की है? कौन सी एक स्कीम बता दें, एक मोटरवे बता दें, एक कोई बड़ा रोड बता दें, कोई 40-50 किलोमीटर का रोड हमने दिया है कराची को, एक कोई यूनिवर्सिटी बता दें, कोई हॉस्पिटल बता दें, एक तो गिना दें ना कि हमने ये काम किया है 3 साल के अंदर। मैं बता देता हूँ, ठीक है। इन्होंने अच्छा, पावर सेक्टर नहीं, मैं बता देता हूँ, मैं जवाब आपसे देने लेती हूँ ना दें। इन्होंने जवाब। पावर सेक्टर की बात की, हमने 79 बिलियन जो नेशनल ट्रांसमिशन और जो लाइंस हैं उस पे हमने इन्वेस्ट करके उसको बेहतर बनाया। 400 मेगावाट कराची को जो है वो उसी इन्वेस्टमेंट के बाद जो है बिजली जो है पुरानी स्कीम थी। ये मैं अभी इस गवर्नमेंट की, प्योरली इस गवर्नमेंट की बता रहा हूँ। मोटरवेज की इन्होंने बात की, सवात मोटरवे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने उससे बनाया है। प्रोविंशियल की बात करें, इन्होंने गवर्नमेंट नहीं, मैं आप मोटरवेज की बात कर रहे हैं ना, मैं PTI की गवर्नमेंट की बता रहा हूँ ना आपको। आपने नए प्रोजेक्ट्स की बात की, हमने 60 साल बाद 2 बड़े डैम्स हमने बनाना शुरू किए हैं। वो जो सबसे सस्ती एनर्जी है, जो सबसे सस्ती बिजली है, पहले थे जो हमारे चीफ जस्टिस वही हमने उसकी एलोकेशंस की है, हमने उस पे काम शुरू किया है। नवाज शरीफ साहब के दौर में उन डैम्स पे हमने काम शुरू करवाया है। 60 सालों से कोई डैम पाकिस्तान में नहीं बना। इन्होंने बात की कि कोई और बड़ा प्रोजेक्ट बताएं। इस तरह के वेरियस बड़े प्रोजेक्ट्स कराची में बता दें। वो कराची के लिए हमने आपका पूरा मंगोपीर रोड का कंप्लीट किया। ग्रीन लाइन बस जो माजी में आप लोग नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे, वो हम अगस्त में कंप्लीट करने जा रहे हैं। उस कॉरिडोर के ऊपर 6 फ्लाईओवर, 10 अरब रुपए की लागत से 6 फ्लाईओवर्स हमने कंप्लीट करके दिए हैं। निश्तर रोड हमने आपको बना के दिया है। हर हल्के में नालियों, गलियों, सेवरेज की लाइनों, सड़कों की 6 से 7 अरब की स्कीम्स हमने फेडरल गवर्नमेंट ने आपको करके दिए। वो काम जो आपकी बल्दियाती गवर्नमेंट ने करने थे वो हम करके दे रहे हैं। आइंदा आने वाले 2.5 सालों में हम 10 से 15 अरब रुपए जो है और बल्दियात पे लगा रहे हैं कराची के अंदर। तो ये वो सारे काम है जो आपको करने चाहिए थे, हम करके दे रहे हैं आपको। नालों की सफाई हम आपको करके दे रहे हैं। कराची सर्कुलर रेलवे हम आपको करके दे रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आपका K4 प्रोजेक्ट जो आपसे नहीं हो रहा 12 सालों में, वो हम आपको करके दे रहे हैं। सारे पुराने स्कीम नहीं हम आपको करके दे रहे हैं ना, आपसे नहीं हो रहा, हम करके दे रहे हैं आपको। आप बताएं, आपने ये जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है कराची की। खुदारा लोगों को मिसलीड ना करें कि फेडरल गवर्नमेंट आके काम करे। यहाँ पे सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कराची में काम करने की। इकबाल जफर झगड़ा साहब की तरफ से, जो इकबाल साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी इकबाल साहब, जो IPPs की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपने बहुत महंगे मुआहदे किए हैं IPPs के साथ। अगेन वही बात कर रहे हैं, चाहे वो LPG हो या फिर दूसरे मुआहदे हो। गैस की बात कर रहे हैं, गैस के मुआहदों की। बिजली की बात हो रही है कि जी बिजली के यूनिट और सारी चीजों में इसलिए इजाफा हो रहा है कि वो आपके पुराने मुआहदे हैं IPPs के साथ। ऐसे कौन से मुआहदे कर गए हैं आप जो इतना सारा बर्डन अब आ रहा है? शुक्रिया जी। देखिए जी, जो बात ये कर रहे हैं, पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि किसी को क्रिटिसाइज करूँ। अगर कोई अच्छा काम करे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो बात इन्होंने की, एक तो मैं ये जरूर कहूँगा कि उसका मैंने बहुत
बहुत सख्ती से माइंड किया है कि मुफ्ता इस्माइल साहब के लिए जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो इतने जिम्मेदार आदमी से ये चीज एक्सपेक्ट करना माशाल्लाह ही देयर ऑन वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। और अगर ये इस तरह उनके लिए इस्तेमाल करते हैं और कल इधर से भी शुरू हो जाए तो देयर विल बी नो एंड टू इट। ये चीजें जो है ये नहीं होनी चाहिए। और फिर जो ये गिन रहे जो प्रोजेक्ट हो जो मुआहदों की बात हो रही थी, मैं आपको सच्चिया कहता हूँ कि अल्लाह के करम से जो कुछ ये जिसका जिक्र कर रहे थे सब पुराने प्रोजेक्ट हैं जिस पर PMLN की बोर्ड की बड़ी जगहों पे लग चुके हैं जहाँ पर उन्होंने मोटरवे के प्रचार किए हैं। वहाँ पर ये अक्सर के मीडिया ने नवाज शरीफ से लगा हुआ बोर्ड साबित कर दिया क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये हमने किया लेकिन ये दुनिया साहब ने पुराने साल में किया था और इसकी ओपनिंग हो गई थी। ये चीजें गलत बयानी से मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं बनता, ये करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं इस पे बिजली वाले को ज़रा आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास इस वक्त जो मुल्क में टोटल बिजली पैदा हो रही है वो 32,000 से 34,000 मेगावाट पैदा हो रही है और हमारी जो कंजम्पशन है जो नेशनल ग्रिड इस काबिल है कि इस्तेमाल करे वो 21,000 मेगावाट हो रही है। यानी जो इसके अलावा सरप्लस एनर्जी है उसकी हम पेमेंट्स कर रहे हैं लेकिन वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो जो पेमेंट्स हम कर रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डेट जमा होते जाते हैं। नून लीग की जब गवर्नमेंट जाने लगी तो आखिरी साल में इन्होंने वो जो सर्कुलर डेट या वो जो ड्यू इंक्रीज था वो इन्होंने नहीं किया इलेक्शन के साल की वजह से, जो कि बोझ हमारी गवर्नमेंट पर ट्रांसफ़र हुआ। फिर हमारे पास कोविड आया, पूरा साल जो है हम वो रेट्स नहीं बढ़ा सके। उन जो पुराना ये छोड़ के गए थे वो भी सारा एक्यूमुलेट हुआ। अब जो ये 1 कुछ जो पर यूनिट बिजली जो है ये बढ़ाई जा रही है, ये वो इनके मुआहदे हैं कि जो 1.98 प्राइसेस और आगे भी बताए जा रहे हैं। वेल इट्स अ डिटेल टॉपिक, इस पे हम नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करते हैं। और डिटेल शो करने के लिए तैयार ठीक है कि किस तरह से सही है, जुल्म किया गया, किस तरह से ज्यादती की गई। ठीक है 2023 तक 40,000 मेगावाट बिजली जो है उसकी सॉवरेन गारंटीज देकर जा चुकी है ये माजी की हुकूमतें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदील आपका, सराफ खान सरकी साहब आपका, इकबाल जफर झगड़ा साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, इसके ऊपर ये बिजली का जो मामला है इसके ऊपर नेक्स्ट प्रोग्राम में जो डिटेल में करेंगे। खासतौर पे हम देख रहे हैं जहाँ पेट्रोलियम का मसला हुआ, नदीम बाबर साहब को सैक किया गया और भी दीगर मामला हैं और तवानाई के मामले पे भी जो कलमदान चेंज हो रहे हैं उसमें भी यही बात है। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें इशूज़ आ रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इस पे भी सोच रहे हैं कि जी तब्दीली का इम्कान है। बिल्कुल, तो वे इसी के साथ जी नाज़रीन अपनी मेज़बान रफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।